नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप सुन रहे हैं एक दुनिया कई आयाम। आज चलते हैं रोम की यात्रा पर। एक चौराहे पर एक वृत्ताकार इमारत है। अंग्रेजी में कहें तो सिलेंड्रिकल बिल्डिंग, जैसे संसद भवन, थिएटर या स्टेडियम। मगर यह इमारत कुछ बेतरतीब सी है। इसका आधा हिस्सा उन चूना पत्थर के स्तंभों से बना है जो सदियों पहले बनने बंद हो गए। आधा हिस्सा ऐसी ईंट से बना है जो सदियों पहले थे ही नहीं। इमारत के साथ कुछ ठूंठ स्तंभ हैं, या किसी ऐसे मंदिर के थे जिसके उपासक दुनिया में नहीं बचे। अगर कोई पूछे कि इस इमारत की उम्र क्या है, तो इसका कोई उत्तर नहीं। जैसे पेड़ के तने उम्र के साथ मोटे होते जाते हैं, जैसे मोतियों के सीप पर परतें चढ़ती जाती है, उसी तरह यह इमारत उम्र के साथ बदलती जा रही है। इसकी नींव और आधा हिस्सा 2000 वर्ष पुराना है। इसका दूसरा हिस्सा 200 वर्ष पुराना है और अंदर के रंग रोगन 1 दशक पुराने हैं। साथ में खड़े 3 खंभे 2500 वर्षों से इसे टूटता बनता देख रहे हैं। यह रोम की ऐसी कई इमारतों में एक इमारत है। दुनिया के शहर बनते बिखरते रहे हैं, मगर वे नए सिरे से बसना पसंद करते हैं। जैसे अगर न्यूयॉर्क की 2 इमारतें ध्वस्त हो गई तो वो नई नींव और नई इमारत तैयार होगी। एक खबर देखी कि चीन में नियत समय पर पूरी इमारत गिराकर नए सिरे से इमारत बना रहे थे। मगर रोम तो सदियों से आधे अधूरे मलबों पर खड़ा होता रहा है, जैसे नई कमीज के बदले रफूगर चिप्पियां चिपका रहे हों। मैं एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रहा था। नीचे पत्थरों के बीच ऐसी ही एक चिप्पी की तरह पीतल जड़ा पत्थर दिखा। उस पर अंकित था जॉर्जियो लेवी, जन्म 1926, गिरफ्तारी 16/10/1943, ऑस्विट्ज, ले जाए गए, कभी नहीं लौटे। हजारों लोग एक यहूदी की गुमनाम स्मारक के ऊपर से गुजर रहे थे जो शायद कभी उस मोहल्ले में रहा करते थे। अब उस यहूदी मोहल्ले से यहूदी साफ हो चुके। वहीं कुछ दूर एक बैरोक वास्तुकला से सुसज्जित सफेद इमारत पर एक धुंधली सी पट्टिका दिखी। उसके ऊपर 4 अक्षर लिखे थे जो रोम के हर गली, हर चौराहे, हर नाले, हर बड़ी इमारत पर लिखे हैं। ये सदियों पुराने रोमन गणतंत्र के 4 अक्षर हैं, SPQR, यानी सेनेटस पॉपुलस क्वे रोमानोस। जब कैमरे को जूम कर तस्वीर ली तो देखा कि उन 4 अक्षरों के नीचे एक नाम और लिखा है, बेनिटो मुसोलिनी। यह इटली के आखिरी तानाशाह थे जिनका नाम रोम से पूरी तरह मिटा नहीं है। रोम शायद कभी इतिहास को ढंग से मिटाता भी नहीं। वह अपनी कोशिश से तोड़ता है, रौंदता है, दफन कर देता है, मगर इतिहास उन मलबों से झांकता रहता है, एक गहरी जमी हुई काई की तरह सदियों तक जमा रहता है। यूं देखे तो रोम यूरोप के सबसे बदसूरत शहरों में है। मलबों पर खड़ी बेतरतीब इमारतों का जिक्र तो कर ही दिया। सड़कें सकरी हैं, गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं, जल निकास आदम जमाने का है, गंदगी बेइंतहा, कोलाहल, भीड़ भाड़। मगर रोम में कहीं भी खड़े होकर इत्मीनान से अगर दूर तक नजर दौड़ाएं तो जैसे वास्तुकला का एक पूरा घराना नजर आता है। श्रेष्ठ आकृतियों के प्रतिमान दिख जाते हैं, सृजन का चरमोत्कर्ष दिखता है। मिसाल के तौर पर मेरी नजर एक खूबसूरत इमारत पर गई। उसके सामने तस्वीर खिंचवाने वालों का एक पूरा मजमा लगा था। उसके हर मुख्य स्तंभ पर रोम के किसी प्रसिद्ध न्यायिक की मूर्ति बनी थी। उसके कोनों और मेहराब पर लहरदार आकृतियां बनी थी, जो यूरोपीय पुनर्जागरण की पहचान भी है। यह आधुनिक रोम का सबसे सुंदर और विशाल भवन यहां का सर्वोच्च न्यायालय है। मैं जब उसके करीब गया तो उसका विवरण लिखा था, यह भवन रोम के बदसूरत भवन यानी अगली बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। सबसे बदसूरत भवन। भला दुनिया के सबसे महान आधुनिक शिल्पकार माने जाने वाले माइकल एंजेलो के स्थापित मानकों पर खरा कौन उतरे। हम जिसे खूबसूरत माने बैठे हैं वह उनकी नजर में बदसूरत रहा होगा। हमें जो रोम सबसे गया गुजरा नजर आ रहा है वह
अद्वितीय है। पश्चिम का शाश्वत नगर इटर्नल सिटी है। इसके दाग गिनते गिनते भी इससे नजर हटाना कठिन है। इसके ठूंठ खंभों, बिना छत की टूटी दीवालों, छत विक्षत मूर्तियों, पलस्तर की चिप्पियों के पीछे एक भव्यता है। यूं लगता है कि काश दुनिया के हर नगर में इसी तरह इतिहास अपनी उम्र के साथ मौजूद होता, बूढ़ा इतिहास भी जीवित होता, युवा इतिहास के बगल वाली खाट पर लेटा हुआ हुक्का पी रहा होता। शीश महलों से सजे आधुनिक नगर अपनी कृत्रिमता लिए होते हैं। हम उन नगरों में रहना पसंद करने लगे हैं जो पहले समतल कर दिए गए थे, फिर वहां इमारतें खड़ी हुई। मुझे नोएडा से बाहर स्मार्ट सिटी में रहने वाले 40 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति ने गर्व से कहा, मैं इस नगर के पहले नागरिक में से हूं। मैं यह वाक्य सुनकर कांप उठा, जैसे एक नई सभ्यता का जन्म हो रहा हो। पुरानी सभ्यता और इतिहास को आमूल चूल खत्म कर मानव सभ्यता के 40,000 से अधिक वर्षों के बाद एक नगर बसता है जिसका पहला नागरिक मेरे समक्ष खड़ा है। खैर, यह उनके मन का भ्रम था। न जाने उस स्थान पर कितने नागरिक आए गए होंगे, कितने नगर बसे और उजड़े होंगे। रोमवासियों को ऐसे भ्रम मुमकिन ही नहीं। अगर मुसोलिनी की इमारत कहेगी कि हम पहले आए, तो उसे वेटिकन के पोप की इमारत टोकेगी कि पहले तो हम आए। वहीं सामने एक पुराने गिरजाघर के गर्भ से एक रोमन राजा कहेगा, तुमने हमारी कब्र पर गिरजाघर बना ली, आए तो हम पहले थे। ऊपर पैलेटाइन पहाड़ी से उभरे हुए पत्थर कहेंगे, अरे हमें गौर से देखो, न हम होते न ये रोम होता। रोम पर एक खूबसूरत कविता मैंने सदा नीरा पोर्टल पर पढ़ी। तीर्थयात्री अगर रोम के बीच में आप रोम को देखना चाहते हैं, रोम में आपको शायद रोम का कुछ भी नहीं दिखाई दे। देखो दीवारों के वृत्त, थिएटर, मंदिर और टूटे हुए खंभे सब मलबे में बदल गए। ये कभी मिलकर रोम हुआ करते थे। रोम की मूल बनावट साधारण है। यह शहर इटली के दक्षिण में समुद्र तट से कुछ दूर टाइबर नदी के दोनों तरफ बसा है। टाइबर नदी एक सर्पीली चाल वाली नदी है जिसकी चौड़ाई 100 मीटर से भी कम है। दिल्ली की यमुना या लखनऊ की गोमती से पतली, पुणे के मुला माथमुथा नाले के बराबर। रोम पहले मात्र एक पैलेटाइन पहाड़ी के ऊपर बसा था। यह पहाड़ी अब नगर के केंद्र में स्थित है, जहां प्राचीन रोम के कोलोसियम आदि हैं। धीरे धीरे रोम आसपास के कुल 7 पहाड़ियों तक पसर गया। इन सभी पहाड़ियों को टीला कहना उचित होगा क्योंकि इन्हें बड़े आराम से पैदल नापा जा सकता है। रोम के किसी भी ऊंचे टीले से एक गुंबद देखा जा सकता है। यह गुंबद रोम नगर में होकर भी रोम में नहीं है। यह उसकी मात्र 49 हेक्टेयर के स्वतंत्र देश वेटिकन सिटी स्थित सेंट पीटर गिरजाघर का गुंबद है। यह 500 से भी कम जनसंख्या का देश इकलौता ऐसा देश है जो किसी नगर के अंदर स्थित है। यहां कैथोलिक धर्मगुरु यानी पोप रहते हैं। इस ईसाई धर्म के सबसे बड़े चमचमाते गिरजाघर से लेकर रोमन इतिहास के मुख्य अवशेष कोलोसियम तक एक सीधी सड़क जाती है। यह सड़क कभी विशाल, भव्य और चौड़ी हुआ करती थी, जहां रोमन कुलीन वर्ग के लोग चला करते थे। यहां उस जमाने के शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक केंद्र होते जिन्हें फोरम कहा जाता। इसके दोनों तरफ स्विमिंग पूल वाले स्नानागार होते। अब इन सभी के सिर्फ भग्नावशेष बचे हैं। इस प्राचीन राजपथ के अधिकांश हिस्से अब इतने सकरे हैं कि कुछ हिस्सों में एक गाड़ी भी न गुजर पाए। मैंने जब एक व्यक्ति से बात की तो उन्होंने कहा, हमारे तानाशाह मुसोलिनी ने सोचा कि इसे फिर से चौड़ा किया जाए, जैसे प्राचीन गौरवशाली रोम में था। उन्होंने कई ऐतिहासिक इमारतें और गिरजाघर को गिरा दिया। मैंने उन्हें कहा, हाँ, मैंने गिरी हुई इमारतें तो देखी और उन मलबों के ऊपर तो अब झाड़ जंगल उगाए हैं। उन्होंने कहा, अगर मुसोलिनी की हार न होती तो रोम वाकई बहुत खूबसूरत हो जाता। यह बात जितनी सहजता से कही गई, उससे रोम का बदलता राजनीतिक तेवर कुछ हद तक महसूस किया जा सकता है। उनकी नई प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उस ब्रदर्स ऑफ इटली की नेता है
जिसे मुसोलिनी के अनुयायियों ने शुरू किया था। इसे नव फासीवादी या घोर दक्षिणपंथी दल कहा जाता है। मान लें कि मुसोलिनी जीत जाता, रोम की यह इमारतें गिराकर चौड़ी 8-10 लेन की चमचमाती सड़कें बना देता तो क्या बुरा होता। क्या रखा है इन भग्नावशेषों और ऐतिहासिक इमारतों में। कुछ ऐसी ही सोच संजय गांधी की भी थी कि पुरानी दिल्ली नेस्तनाबूद कर एक आधुनिक नगर बसाया जाए। ऐसी सोच बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन इससे शाश्वत चीजों का अंत भी तो होता है। किंतु शाश्वत क्या है? कुछ नहीं। टाइबर नदी के तट पर मैंने 2 रोमन मंदिर देखे। ये मंदिर अब बंद है, इनके कोई उपासक नहीं है। ये उन दिनों के मंदिर हैं जब रोम मूर्ति पूजा करता था, जब यीशु मसीह नहीं आए थे। ये ऐसे 2 मंदिर हैं जो अब तक भग्न नहीं हुए। लगभग 2500 वर्षों से तमाम आक्रमणों और गिरजाघर के कोप से बच गए। एक मंदिर त्रिकोणाकार है और दूसरा वृत्ताकार है। दोनों का नामकरण भी हो चुका है, मगर स्पष्ट नहीं कि इनमें पूजा कैसे और किन की होती थी। मैंने कभी देर तक उनकी परिक्रमा करते हुए यह जानने का प्रयास किया, मगर यह बंद दरवाजे पर सर मारने जैसा था। लगा कि मंदिर तो उपासकों से बनता है, अगर उपासक ही नहीं रहे तो एक श्वेत संगमरमर का बना मंदिर तो एक काल कोठरी के समान है। इन 2 मंदिरों की किस्मत अच्छी थी कि अपनी संपूर्णता में बचे रह गए, अन्यथा जुपिटर, अपोलो या वीनस आदि के मंदिर टूट गए, तोड़ दिए गए या गिरजाघर में बदल दिए गए। अगर देखा जाए तो शायद उन मंदिरों की किस्मत बेहतर है जो गिरजाघर बन गए। वहां कम से कम उपासकों की आवाजाही तो चल रही है। मगर मामला इतना सुलझा हुआ भी नहीं है। मंदिरों को तोड़कर उनके पत्थरों और संगमरमर का प्रयोग कर गिरजाघर बनाया गया। न सिर्फ मंदिर बल्कि रोमन राजाओं के बनाए भव्य भवन भी तोड़कर पूरे रोम में गिरजाघर बनाए गए। जो वेटिकन का सेंट पीटर गिरजाघर बना वह कोलोसियम और रोमन मंदिरों को तोड़कर जमा किए गए पत्थरों से बना। इस तरह उनके उपासक भले उसी रोम के वासी हैं, उन्हीं पत्थरों के बने देवालय में जा रहे हैं, मगर उनकी आस्था बदल चुकी है। एक तरह का मेटामॉर्फोसिस या कायाकल्प हो चुका है। जहां देवी वीनस और रोमा के मंदिर थे, वहां ईसाई उत्सव हो रहे हैं। उन मंदिरों को पूरी तरह समतल नहीं किया गया, कुछ खंभे छोड़ दिए गए, यूं ही टूटे फूटे खंभे। कहीं न कहीं उन्हें यूं छोड़ देना उन्हें समतल किए जाने से बेहतर दिखता है। इससे कम से कम यह कहावत तो चरितार्थ होती है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना। यह कहना कि ईसाइयों ने क्रूरता से सभी रोमन प्रतीक तोड़ दिए, यह भी एक अर्ध सत्य है। इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। जहां रोमन मंदिरों के भग्नावशेष हैं, वहां से अगर एक पत्थर फेंके तो एक आयताकार मैदान में जाकर गिरेगा। यह किसी रनिंग ट्रैक जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि यहां कभी कोई धावक दौड़ते होंगे। इसके चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ियां हैं और ऐसा लगता है कि लगभग 40,000 रोमन बैठकर यहां दौड़ देखते होंगे। मेरा अंदाजा गलत नहीं था, मगर यहां धावक नहीं, रथों की दौड़ होती थी। यह घुड़दौड़ का मैदान था। यह मैदान भी 2000 वर्षों से अब तक कायम है। हालांकि उसके एक छोर पर आधुनिक साउंड सिस्टम लग रहे थे और नए साल के आयोजन की तैयारी चल रही थी। अब कहां रथों की दौड़ होगी। इसी मैदान में ईसाइयों का सामूहिक नरसंहार किया गया था। इसके ठीक सामने एक भग्न राजमहल है, जिसकी मुंडेर पर बैठे रोमन राजा नीरो ने उन्हें मारने का आदेश दिया था। इन ईसाइयों पर आरोप था कि उन्होंने रोम नगर में आग लगा दी और उनकी वजह से रोम जलकर खाक हो गया। वहां जिन ईसाइयों को गोलबंद कर मारा गया, उसी में यीशु मसीह के शिष्य संत पीटर भी थे। उन दिनों ईसाइयों को रोम में बसने की इजाजत नहीं थी। वे टाइबर नदी पार रहा करते थे। वहां एक मैदानी ईसाई बस्ती थी जिसे राख कर दिया गया था। ईसाइयों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था, लेकिन ईसाई खत्म नहीं हुए। वे छुप छुप कर धर्म प्रचार करते रहे। आखिर समय का चक्र पलटा। जिन संत पीटर की हत्या की गई, उनके नाम का गिरजाघर आज दुनिया में कैथोलिक ईसाईयत का केंद्र है।
बहिष्कृत दंडित ईसाई बस्ती अब वेटिकन सिटी कहलाती है। संत पीटर के अनुयायी पोप कहलाते हैं। रोम में अब इतने गिरजाघर हैं कि गिनते गिनते थक जाएं। नीरो और उनके वंशजों के महल और मंदिर टूट चुके हैं। समय के साथ यह नगर ईसाई बन गया है। टाइबर नदी के किनारे ही एक और मटमैली सी वृत्ताकार इमारत है। यह रोमन राजा हैड्रियन का मकबरा था। इसके गर्भ में हैड्रियन की अस्थियां होंगी। अब इसके ऊपर गिरजाघर बना दिया गया है और यह संग्रहालय का रूप ले चुका है। इसे गौर से देखने पर यह बात स्पष्ट नजर आती है कि इसका आधा हिस्सा एक मकबरा और आधा हिस्सा एक गिरजाघर है। यह कैसल डी एंजेलो नामक महल और पैंथियन मंदिर गिरजाघर रोम के ईसाईकरण के प्रतीक हैं। दरअसल उस समय मैं यह भी देखने गया था कि आखिर वेटिकन सिटी में क्रिसमस की कैसी रौनक होती है। मैं क्रिसमस के समय ही गया था, देखना चाहता था कि क्या उत्सव होता है। मैं अलग अलग ईसाई देशों में लंबे समय रहा हूं और वहां क्रिसमस से अधिक सन्नाटा किसी पर्व में नहीं होता। यह दिन लोग अपने घरों में रहकर अपने परिवार के साथ मनाते हैं। शहर बंद पड़ा होता है। वेटिकन संभवतः उन सभी का समुच्चय था। यह पूरी तरह शांत और बंद पड़ा था। 24 दिसंबर की रात को पोप ने वक्तव्य दिया और अगले 2 दिन गिरजाघर और वेटिकन बंद रहा। कोई रौनक नहीं, कोई मेला नहीं। जब वेटिकन ही क्रिसमस पर इतना शांत है, फिर खामखा क्यों दुनिया बाजार के जाल में फंस रही है, वह भी पूरब की गैर ईसाई दुनिया। वेटिकन भले शांत था, मगर रोम में कुछ उत्सव हो रहे थे। वहां के सुंदर फव्वारों के आसपास क्रिसमस के पौधे सजे थे, मेले लगे थे, बच्चों के झूले, निशान लगाने वाले खेल, बुढ़िया के बाल मिठाई आदि के ठेले लगे हुए थे। हालांकि वहां भी क्रिसमस की रात सुनसान थी। अगली रात से भीड़भाड़ शुरू हुई थी। आखिर मैं वेटिकन के गिरजाघर में दाखिल हुआ, जहां तक पहुंचने के लिए पूरे रोम के इतिहास से गुजरना था। हजारों मूर्तियां, पुराने बर्तन, कलाकृतियां जो रोम में खुदाई में मिलती गई, वे वेटिकन में जमा होते गए। इसमें रोमन राजा, देवी देवता, पुरानी उत्सव परंपरा सभी दिख जाते हैं। यह मानने में कोई गुरेज नहीं कि क्रिसमस जैसे उत्सव भी मुख्यतः यूरोप के मूर्ति पूजक या पेगन परंपरा की उपज है। रोम की ईसाईयत इस परंपरा से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई। उसे अपने गिरजाघर रोमन वास्तुकला से ही बनाने पड़े। उत्सव उन्हीं परंपराओं से उधार लेने पड़े। गिरजाघर में प्रवेश पर यह स्पष्ट निर्देश थे कि बिना उचित कपड़ों के प्रवेश नहीं मिलेगा। महिलाओं की टांगें घुटनों के नीचे तक और कंधे पूरी तरह ढके हों। स्लीवलेस कपड़े और फटी जींस पर पाबंदी थी। अंदर शोर करने, तस्वीरें लेने पर पाबंदी थी। लगता है प्रगतिवादी दुनिया के उन्मुक्त स्वर इन दीवारों तक नहीं पहुंचे। पश्चिम के खुले समाज में इन तन ढकने वाले नियम को दकियान्यूसी क्यों नहीं कहा जाता? कहीं इसके पीछे भी इतिहास का बोझ तो नहीं? आखिर थककर मैं एक इतालवी रेस्तरां में दाखिल हुआ। नाम था नीरो। एक बदनाम बादशाह के नाम पर एक मशहूर रेस्तरां जो टाइबर नदी के ठीक किनारे बना है। मैंने इटली के बाहर तमाम इतालवी रेस्तरां में भोजन किया है। परमिशान, रिसोट्टो, पास्ता, लासान्या, कल्योन आदि खा चुका हूं। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब इतालवी का मतलब समझता था पिज्जा। बाद में पता लगा कि यह तो रोम के गरीबों का भोजन था। वे बची खुची अमीरों की फेंकी गई सब्जियां उठाकर पिज्जा बनाया करते थे। एक दिन पिज्जा की किस्मत बदल गई जब इटली की महारानी की थाल में पहुंच गई। उन महारानी को यह चीज इतनी भाई कि उन्होंने इसे शाही व्यंजन बनाने का हुक्म दे दिया। उन महारानी का नाम था मार्गरीटा और उन्हीं के नाम पर मशहूर मार्गरीटा पिज्जा तैयार होने लगा। खैर, ये तमाम पास्ता, पिज्जा इतालवी भोजन के शो पीस मात्र हैं। कई इतालवी स्वयं वही पसंद करते हैं जो भारत के जैन भोजनालयों में मिलता है। हरी सब्जियां, बैगन के तो इतने लजीज इंतजामात हैं कि क्या कहें। बैगन को यह कहते हैं मेलांजाने। इसे तलकर, सेक कर, चीज में पकाकर, परमिसान के साथ डालकर और न जाने क्या क्या कर पकाते रहते हैं। मांस का भी शौक है, मगर कम से कम दक्षिणी इटली में हरी सब्जियों ने अपना अच्छा खासा दबदबा बना रखा है।
इटली यूरोप के उन जगहों में भी है जहां भैंस खूब पाली जाती है। मोज़रेला भी भैंस के दूध का ही बनता है। यह कहना कठिन है कि यहां भैंस कब और कैसे आई, मगर इटली में इनकी इज्जत गाय से कुछ ज्यादा कही जाएगी। यहां से मैं रोम से निकलकर एक ऐसी जगह गया जिसे दुनिया की इंस्टाग्राम राजधानी कहा जाता है। वह जगह अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही, मगर वहां की खासियत है नींबू। जिधर देखो उधर नींबू, बड़े बड़े पीले रंग के नींबू पहाड़ों पर लटके पड़े हैं और यहीं से पूरी दुनिया में जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं उस जगह का नाम क्या है?